अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हीट इक्वेशन क्या होती है, या उसको हम डिफ्यूजन इक्वेशन का नाम भी देते हैं, और उसको हम डिराइव किस तरह से कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो हम इसमें बेसिकली वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, मैथमेटिकल मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट, और वही सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। और इसमें जनरली हम वही जो हमने लास्ट टाइम कुछ फिजिकल लॉज को डिस्कस किया था, या यू कैन से कि रिव्यू किया था, उन लॉज को हम इसमें यूज़ करेंगे, और उन लॉज की मदद से हम हीट इक्वेशन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हीट इक्वेशन डिफाइन होगी, उसके बाद हम उसमें इनिशियल कंडीशंस डिफाइन करेंगे, वो किस तरह से हो सकती हैं, बाउंड्री कंडीशंस क्या हो सकती हैं, और उसमें फिर जो आपके पास सोल्यूशन होगा और उसको डिस्कस करेंगे कि इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरह का हो सकता है। जो उसका एग्जैक्ट एक्चुअल सोल्यूशन होगा, वो सोल्यूशन हम उसमें इसे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिफाइन करेंगे कि वो सोल्यूशन किस तरह का होगा बेसिकली। हम सबसे पहले देखते हैं कि हाउ वी कैन डिफाइन द हीट इक्वेशन, या जिसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन इक्वेशन का। अब इसमें भी सबसे पहली बात तो हम डिफाइन करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव हमारा है कि बिल्ड अ मॉडल दैट डिस्क्राइब्स द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मेटल एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। यानी यू कैन से कि हम ऐसा मॉडल डिफाइन करना चाह रहे हैं कि जो कि आपके पास कोई भी मेटल हो उसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करे, किस तरह से कि एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। यानी अगर हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे या किसी स्पेसिफिक टाइम पे कोई टेम्परेचर डिफाइन करना चाहें, तो वो हमें उस इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट कर सकें। अब उसमें डिस्कशन क्या है कि हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि कंसीडर द हीट कंडक्शन प्रॉब्लम इन अ रॉड ऑफ लेंथ एल। हम एक रॉड लेते हैं जिसकी लेंथ क्या है, एल, मेड ऑफ होमोजीनियस मेटल। अब होमोजीनियस मेटल का क्या मतलब है, यानी एक ही मेटल से बना हुआ है। होमोजीनियस मेटल का मतलब है किसी एक मेटल से बना हुआ है। मीन्स टू से कि अगर फॉर एग्जांपल अगर वो आयरन का बना हुआ है तो टोटली आयरन का है, अगर वो सिल्वर का है तो सारे का सारा रॉड सिल्वर का ही बना हुआ है। अगर यानी एक स्पेसिफिक एक सेम मटेरियल से डिफाइन किया गया है वो रॉड, और उस रॉड में हम उसका क्या है कि कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसका ए, और रॉड को कम्प्लीटली इंसुलेट किया गया है लेटरल एजेस पे, यानी यहाँ पे एजेस पे हमने कम्प्लीटली इंसुलेट किया है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इंसुलेट करें या यहाँ पे इंसुलेट करें तो इसका क्या बेनिफिट क्या हो सकता है। इसका बेनिफिट इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम कि इससे क्या होगा कि ये जो आप इसमें हीट ट्रांसफ़र होगी, वो हीट ट्रांसफ़र जस्ट हॉरिजॉन्टल वे में हीट ट्रांसफ़र होगी। अगर हम यहाँ से इंसुलेट नहीं करते, यहाँ से इंसुलेट नहीं करते, तो हमें ये क्या है कि हमें इसमें ये उसमें ख़तरा हो सकता है कि यहाँ से हीट निकल सकती है, यहाँ से इन या आउट हो सकती है, तो इस तरह से उसमें फिर इशू बन सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लेट एजेस पे बेसिकली इंसुलेट कर देते हैं रॉड को। हम नंबर थर्ड पे है कि बैकग्राउंड में हमने क्या कहा था कि हम उन लॉज को देखेंगे कि या रिव्यू करेंगे जो कि इसमें यूज़ होंगे। आप देखेंगे ये सबसे पहले क्या फ्लक्स है, सेम वही एज इट इज़ है जो हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन की थी कि फ्लक्स क्या होती है। उसको सिंपल क्या है कि अगर कोई फ्लो है तो फ्लो की डायरेक्शन में कोई वेक्टर डिफाइन करते हैं तो उसको हम फ्लक्स का नाम दे देते हैं। तो उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन कुछ इस तरह से बन रही थी। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपके पास बेसिक लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये क्या है कि अ चेंज डेल्टा क्यू इन द अमाउंट ऑफ हीट इन एन बॉडी ऑफ मास m is accompanied by a change delta u in its equilibrium temperature। अब उसका रिलेशनशिप किस तरह से है कि डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू सी एम डेल्टा यू। सी यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट है, जो मटेरियल जिस मटेरियल से रॉड बना है उस मटेरियल की जो स्पेसिफिक हीट है, उस स्पेसिफिक हीट को हम डिफाइन कर रहे हैं सी से। और या उसको हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ यूनिट मास। तो ये बेसिकली बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। अब देखें नेक्स्ट क्या है कि फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या होता है। वो सेम बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही है कि जो हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया कि फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या है। इसमें नोट एक एडिशनल चीज़ है कि रिमेंबर दैट द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन इंक्रीजेज मोर रैपिडली
while in the direction opposite to it the function decreases more rapidly। यानी अगर इंक्रीज करेगा कि जब डायरेक्शन अपोजिट होगा उसके ग्रेड। दस रीस्टेटमेंट ऑफ द फोरियर लॉ, इसकी रीस्टेटमेंट ये हो सकती है कि हीट फ्लोज इन द डायरेक्शन in which the temperature decreases most rapidly। This is the reason of minus sign above। अब देखें, अब इसका क्या मतलब है कि अगर हम रीस्टेटमेंट की ही बात करें तो रीस्टेटमेंट का मतलब क्या है कि द हीट फ्लोज इन द डायरेक्शन इन विच द टेम्परेचर डिक्रीजेज मोस्ट रैपिडली। अब देखिए कि अगर हम हीट ट्रांसफर की बात करें तो हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक होगा। अगर आपके पास एक रॉड है, रॉड की दो साइड हैं, एक साइड पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है यानी वो बहुत वार्म है और दूसरी साइड क्या है, कोल्ड है। तो ऑटोमेटिकली बेसिकली अगर हम हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो हीट ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली उसी वे में होगी ना कि अगर जो वार्म साइड है वहाँ से जो कोल्ड साइड होगी उसकी तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी। तो बेसिकली ये बन जाएगा कि हीट फ्लो इन द डायरेक्शन इन विच टेम्परेचर, यानी जिधर टेम्परेचर कम है उस तरफ को हीट फ्लो करेगी। तो इसका ये मतलब है। अब उसके बाद क्या है कि उसमें डिस्कशन में सेम वही बात है अगेन कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, कि उसके बारे में आपको बताया गया है कि एनर्जी कन्वर्सेशन की प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम, यानी कि स्पेसिफिक टाइम में वो सारा सेम रहेगा। उसके बाद हम आते हैं अप्रोक्सीमेशन और आइडियलाइजेशन के। सबसे पहले कि वो अज्यूम दैट द रॉड इज होमोजेनियस, यानी सेम एक मटेरियल से बना हुआ। इट फॉलोज दैट सी or kappa and rho are the independent of position x, although we further assume that prototype model that c, kappa and r independent of temperature u। u हम टेम्परेचर को u से डिपेंड कर रहे हैं और यहाँ से c स्पेसिफिक हीट और k कंडक्टिविटी और रो डेंसिटी। अब देखिए लेंथ ऑफ द रॉड रिमेन्स कांस्टेंट इन स्पाइट ऑफ द चेंज इन इट्स टेम्परेचर। अब यानी टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होगा लेकिन उसमें क्या है कि रॉड की लेंथ हमेशा सेम रहेगी। We also assume that the rod is perfectly insulated along its lateral surface, because ideal हम कुछ situation consider कर रहे हैं कि hence heat can flow only in the horizontal direction, since the vertical flow will lead to heat accumulation along its edges, which is forbidden by the Fourier law of conduction। Therefore, we infer that the temperature on the vertical cross section of the rod must be same। Thus, the temperature U depends only on x and t, that is U is equal to U of x t। यानी देखें कि आपके पास जो इसमें सारी बात का क्या मतलब है कि आपका यानी सरफेस जो रॉड है उसके दोनों एजेस को इंसुलेट कर दिया गया। और इंसुलेशन की वजह क्या है, इंसुलेशन की वजह बेसिकली है कि आपने उसको आप चाह रहे हैं कि जस्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र हो या हीट फ्लो करे। तो अब उसमें क्या है कि और एट द एंड आपने डिफाइन कर दिया कि जो टेम्परेचर है बेसिकली जस्ट दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक एक्स पे और एक टी पे। यानी एक पोजीशन यानी रॉड में किसी पोजीशन पे या किस पॉइंट पे आप चीज़ को डिफाइन करना, और टी यानी किस टेम्परेचर पे है। तो एक्स और टी पे जस्ट टेम्परेचर किस टाइम पे है और किस पोजीशन पे है, ये इन दोनों फैक्टर्स पे डिफाइन हम आपके पास जो टेम्परेचर है इन दोनों फैक्टर्स पे रिलाई कर रहा है। आप देखें वो अज्यूम दैट द हीट फ्लोज इन द रॉड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच रिक्वायर्स लेफ्ट साइड, यानी अगर लेफ्ट से राइट अगर हीट फ्लो करेगी तो इट मीन्स कि आपके पास लेफ्ट वाली साइड ज़्यादा वार्म होगी और राइट वाली साइड उसके कंपैरिजन से कोल्ड होगी, यू कैन से दैट। ठीक है, इस तरह से आप समेशन और रिलेशन डिफाइन करते हैं। ना कम टू द मॉडलिंग। अब हम मॉडलिंग की तरफ आते हैं कि सबसे पहले वी कंसीडर एन इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट ऑफ द रॉड बिटवीन एक्स। हमने एक डिफाइन किया कि आपके पास एक रॉड है, रॉड का हमने एक स्पेसिफिक एलिमेंट ले लेते हैं। अब एक्स यहाँ पे बेसिकली क्या था, एक्स डिफाइन कर रहा था कि पोजीशन डिफाइन कर रहा था। तो अगर हम एक एलिमेंट ऑफ रॉड लेते हैं तो इट मीन्स कि आपके पास एक सिंपल एलिमेंट मौजूद होगा और उसमें यानी स्टार्टिंग पॉइंट यू कैन से एक्स है और एंडिंग पॉइंट क्या है कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और उसको हम एनर्जी उसके लिए हम इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख सकते हैं कि उसमें सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि डेल्टा वी क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट है
और उसको हम ए डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह ए क्या है, यहाँ पे जो डिफाइन है एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब डेल्टा एम क्या है कि मास ऑफ एलिमेंट, और उसको हम लिख सकते हैं रो ए डेल्टा एक्स, या ए डेल्टा एक्स को हम कहते हैं डेल्टा वी, तो दिस विल बी इक्वल टू रो डेल्टा वी। और इसी तरह से हम किसी टाइम टी पे हीट बेसिकली क्या उसको आप डिनोट करें, क्यू ऑफ एक्स टी डेल्टा एक्स, दिस विल बी इक्वल टू सी डेल्टा एम यू ऑफ एक्स टी। तो अब इससे आपके पास हमने क्वांटिटी डिफाइन कर ली, तो इट मीन्स आपके पास ये आ गई इक्वेशन बन गई, क्यू ऑफ एक्स टी डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू सी रो ए डेल्टा एक्स और यू ऑफ एक्स टी। ये बेसिकली किस तरह से बना है कि डेल्टा एम किसके इक्वल है, डेल्टा एम इक्वल है रो डेल्टा वी के, और रो डेल्टा वी किसके इक्वल है, रो ए डेल्टा एक्स। तो दिस विल बी इक्वल टू रो ए डेल्टा एक्स, हमने डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये सी एज इट इज है। अब देखें कि अगर हम डिफाइन करना चाहें इसमें रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम, तो ये क्या बनेगा, डी क्यू बाई डी टी, और राइट साइड विल बी इक्वल टू, आप देखेंगे सी बी और रो और ए और डेल्टा एक्स ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इसमें टाइम डिपेंड नहीं कर रहे, जस्ट टाइम पे डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, यू ऑफ एक्स टी, यानी जो आपने यू डिफाइन किया गया है टेम्परेचर। तो अब देखेंगे यू ऑफ एक्स टी बेसिकली क्या है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, किसी पोजीशन एक्स पे और किसी टाइम टी पे, तो इसको ये बन जाएगा पार्शियल यू ऑफ एक्स टी ओवर पार्शियल टी। अब फर्दर इसमें अब अगर हम देखें कि हीट फ्लो इन कितनी हो रही है, अब देखें कि हम एक एलिमेंट लिया है ना रॉड का, तो उस एलिमेंट में क्या है कि इनिशियल पॉइंट है एक्स और आउटर फाइनल पॉइंट क्या है कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अब जो इन हो रही है हीट वो बेसिकली क्यू ऑफ एक्स टी इंटू ए होगी, और हीट जो आउट हो रही है वो उसमें आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी क्यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स टी इंटू ए। तो हीट कंजर्वेशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि द रेट ऑफ चेंज मस्ट इक्वल द रेट एट विच heat is flowing in less than the rate at which air flowing out। तो आपके पास डी क्यू बाई डी टी किस तरह से बन जाएगा, क्यू ऑफ एक्स टी इंटू ए, यानी जो इन हो रही है और उसमें से जो आउट हो रही है वो माइनस कर देते हैं, माइनस क्यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स टी इंटू ए। तो इसमें से अगर हम ए कॉमन ले लें तो दिस विल बी इक्वल टू ए इंटू क्यू ऑफ एक्स टी माइनस क्यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स टी। तो आप देखें कि ये भी डी क्यू बाई डी टी के इक्वल है, और उससे पिछली स्लाइड में हमने देखा तो डी क्यू बाई डी टी का एक और रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा था, तो वो हम डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, या दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास ये वाला रिलेशन उस रिलेशन की इक्वल आ जाएगा। तो दिस विल बी सी रो ए डेल्टा एक्स पार्शियल यू ऑफ एक्स टी बाई पार्शियल टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू ए क्यू ऑफ एक्स टी माइनस क्यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स टी। ठीक है, अब देखें दोनों साइड पे ए या ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह से फर्दर आपके पास क्या बचेगा, ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स को आप राइट साइड पे ले जाएंगे, राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे बचेगा सी रो पार्शियल यू ऑफ एक्स टी ओवर पार्शियल टी, दिस विल बी इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स टी माइनस क्यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू टी ओवर डेल्टा एक्स। ये आपके पास एक रिलेशन बन गया। तो हम वही रिलेशन को अगर हम देखें तो आपके पास अगर हम दोनों साइड पे लिमिट ले लें तो लिमिट इस तरह से बन जाएगी, तो यानी सी पी पार्शियल यू को पार्शियल एक्स इंटू टी। अब देखें डेल्टा एक्स यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो ये इस साइड पे डेल्टा एक्स मौजूद है तो ये यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी। अब आप देखेंगे आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। आप देखेंगे जो बाय अगर हम आप याद करें कि आप बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड आउट करते होते तो वो हम डेफिनेशन अगर आप अप्लाई करें तो यानी x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स होता था, तो लेकिन यहाँ पे उसके अपोजिट है, तो यहाँ पे बेसिकली माइनस आ जाएगा, तो माइनस पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स। तो फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन वन डायमेंशनल में क्या होता था, वो आपके पास था क्यू ऑफ एक्स टी विल बी इक्वल टू माइनस कैपा पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। तो अगर ये वाला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यू विल हैव, यानी आपके पास Q की वैल्यू आ गई ना, Q की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, तो दिस विल बी इक्वल टू ये लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगी और राइट साइड पे आपने Q की वैल्यू इंसर्ट कर दी, सो दिस विल बी इक्वल टू कैपा पार्शियल स्क्वायर यू ऑफ एक्स टी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो जो कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं क्या है,
यहाँ पे कैपा है और यहाँ पे सी और रो और सी है, तो ये राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और सारी कैपा ओवर सी इसको आप डिफाइन कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/k, हम यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर यू ऑफ एक्स टी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पार्शियल यू ऑफ एक्स टी ओवर पार्शियल टी। तो आपके पास ये बेसिकली बन गए, दिस इज द बेसिकली दिस इज द हीट इक्वेशन। तो ये आपने डिफाइन कर ली, दिस इज हीट इक्वेशन। तो ये आपके पास हीट इक्वेशन आ गई वन डायमेंशन में, और यहाँ पे के एक कांस्टेंट है और के कांस्टेंट डिफाइन किया है क्या पावर जीरो थर्मल फ्लक्स, इसको हम नाम देते हैं दिस इज द थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो इसमें फर्दर हम एग्जांपल इसमें कर सकते हैं कि जनरलाइज द प्रोटोटाइप मॉडल फॉर द केस व्हेन हीट ट्रांसफर्ड इन ए रॉड एट अ रेट ऑफ r ऑफ x t पर यूनिट वॉल्यूम, यानी r ऑफ x t आपके पास एक प्रोटोटाइप के तौर पे एक्ट करेगा। तो इसमें इसकी भी इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। अगर सॉल्व ना मैं इसकी आपको सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा, तो इसमें आप इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे एज असाइनमेंट। तो आज तक के लिए इतना ही, हीट इक्वेशन है। और अब देखें ये तो हमने जस्ट डिफाइन किया कि हीट इक्वेशन क्या होती है। अब नेक्स्ट हमने इनिशियल वैल्यू कंडीशंस क्या है, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, वो हम डिफाइन करते हैं वो किस तरह से। अब इनिशियल कंडीशंस क्या हैं कि सिंस वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन इज द फर्स्ट ऑर्डर इन टी, तो इट नीड्स ओनली वन इनिशियल कंडीशन। अब देखें कि अगर हम टाइम में बात करें तो टाइम में जस्ट क्या है कि जो आपके पास इक्वेशन आई है उस इक्वेशन में टाइम का जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो टाइम के लिहाज से हम जस्ट एक सिंगल इनिशियल कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। और इसी तरह बाउंड्री कंडीशन हम डिफाइन कर सकते हैं, करना चाहें तो वो क्या होगी, बाउंड्री कंडीशन देखें। अब द इक्वेशन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस वेरिएबल, सो we need two boundary conditions. There are three main types of such conditions prescribed at the endpoints x equal to x which has physical significance. अब देखें कि आपके पास इसमें देखें कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखें सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो इसमें तो एटलीस्ट दो कंडीशंस आपको बाउंड्री कंडीशंस चाहिए होंगी। टेम्परेचर में बी एट वन एंड पॉइंट, फॉर एग्जांपल इसमें u ऑफ 0t इज इक्वल टू इस तरह से हो सकता है। इफ द रॉड, इसमें तीन मेजर टाइप्स है ना, वो क्या क्या है। इफ द रॉड इज सेकंड क्या है कि इफ द रॉड इज इंसुलेटेड एट एन एंड पॉइंट देन द हीट फ्लक्स at that end must be zero. This is equivalent to the derivative u of x is equal to partial u of partial x being equals to zero. For example, आपका ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो अगर इसको हम और जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो if the flow of heat at each end point to be beta of t, then the above equation becomes partial u of L t over partial x, this is equal to beta of t. अब देखेंगे when one of the end point is in contact with the another medium, we use Newton law of cooling. Newton law of cooling क्या था कि heat flux at the end point is proportional to the difference of the rod and the temperature of the external medium. तो वो इसको हम लिख सकते हैं u of x of 0t is equal to h of u of 0t minus capital U of t. Capital U of 2 क्या है, बेसिकली known as temperature of the external medium, जिसके साथ वो in contact में है। और h greater than 0 होगा, heat transfer coefficient है, owing to the convention concerning direction of heat flux at other end point, this type of condition becomes ux of 0t will be equal to minus h of u of 0t minus capital U of t। आपके पास इस फॉर्म में आपके पास कंडीशन बन जाएगी। हाँ, अब इसके बारे में कुछ रिमार्क्स हैं कि ओनली वन बाउंड्री कंडीशन इज प्रिस्क्राइब्ड एट एक एंड पॉइंट पे एक ही बाउंड्री कंडीशन डिफाइन होगी। बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल टू 0 में f डिफर from that x is equal to l. It is easily verified that the heat equation is linear है। आप देखें कि the one dimensional heat equation is the simplest example of so called parabolic equation। इसी तरह से it is a uniform rod bent into a ring and ends x is equal to 0 है। आप देखें कि अगर रिंग बन जाएगा तो दोनों एंड पॉइंट सेम हो जाएंगे, यानी वो ज्वाइन हो जाएंगे तो सेम हो जाएंगे, देन अप्रोप्रिएट उसके लिए आपके पास इस तरह से बाउंड्री कंडीशन आप डिफाइन करेंगे। अब इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है वो हम डिफाइन करते हैं। अगर आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एसोसिएटेड विद इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस, जिसमें इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन में उसको हम नाम कहते हैं कि इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब और इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की एग्जांपल हम देखते हैं किस तरह से वो डिफाइन करते हैं। इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मॉडलिंग हीट कंडक्शन इन one dimensional uniform rod with sources, insulated lateral surface and temperature prescribed at both endpoints is of the form। और इस फॉर्म में बन जाएगा तो उसकी बाउंड्री कंडीशन इस तरह से डिफाइन होगी, उसकी इनिशियल कंडीशन इस तरह से डिफाइन होगी।
अब इस पे अगर हम कुछ कंडीशन डिफाइन कर दें तो फिर इनिशियल कंडीशन क्या बनेगी, लाइक अगर हम कहते हैं कि इफ द नियर एंड पॉइंट इज इंसुलेटेड एंड फार वन इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इफ द रॉड कंटेन्स नो सोर्सेज देन करस्पॉन्डिंग इनिशियल वैल्यू कंडीशन आपके पास इस फॉर्म में बन जाएगी, उसके लिए बाउंड्री कंडीशन ये होंगी। और इनिशियल अब देखें तो और यहाँ पे क्या है, क्यू अल्फा बीटा और ये सारे के सारे क्या हैं, ये फंक्शंस हैं। ठीक है, अब देखें कि नेक्स्ट इसका सोल्यूशन किस तरह से हो सकता है। सोल्यूशन हम डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन सोल्यूशन की बेसिकली हम डिफाइन करेंगे सोल्यूशन हो कैसे सकता है, किस तरह का सोल्यूशन होगा। अब देखें by a classical solution of initial value problem we understand a function u of xt that satisfies a point wise the given partial differential equation, boundary condition and initial condition everywhere in a region where the problem is formulated। यानी आपका सोल्यूशन से क्या मुराद है कि वो सेटिस्फाई कर रहा हो पीडीई को विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस। इसमें रिमार्क है कि if the function alpha beta and f are sufficiently smooth to ensure that u of t, u of x and u double x are continuous in G and up to the boundary of G including the two corner point, then the initial boundary value problem has at most one। यानी अगर इस तरह से सारी चीज़ें डिफाइन है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो बेसिकली बेटा दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा वो इसको रिव्यू कर लेते हैं। आपने सबसे पहले कि हीट इक्वेशन या जिसको हम डिफ्यूजन इक्वेशन कहते हैं वो हमने डिफाइन की, और उसके बाद इनिशियल कंडीशन डिफाइन की, बाउंड्री कंडीशन उनके एग्जांपल देखी, और इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है वो डिफाइन किया, उसकी एग्जांपल और उसका सोल्यूशन किस तरह से हो सकता है। हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें फर्दर के सोल्यूशन किस तरह से सोल्यूशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो प्रोसीजर हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।